हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बायोलॉजी की। नाउ हु इज दिस, रादर व्हाट इज दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और इसकी इतनी क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें इसकी बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। वास्तव में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कारक है, इट्स द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो जो द्विबीजपत्रीय पादप होते हैं उनमें जो एक डिजीज पाई जाती है क्राउन गॉल डिजीज। अब क्राउन गॉल डिजीज वह रोग है जिसमें पादप में किसी पार्ट में एक नॉट जैसे कैंसरस ग्रोथ, ऑन्कोजेनिक ग्रोथ होने लगती है। तो ऐसा माना गया कि यदि हमको क्राउन गॉल डिजीज के बारे में ज्ञान हम अर्जित कर लें तो हम ह्यूमन कैंसर्स के बारे में भी समझ पाएंगे। तो इस उद्देश्य से सर्वप्रथम क्राउन गॉल डिजीज के ऊपर स्टडीज करी गई और जैसे जैसे ये स्टडीज आगे बढ़ी, what we came across was a beautiful example of genetic engineering in nature। और वहां से इंसान को शायद यह आइडिया आया कि yes, genes of an organism can be introduced into another organism। किसी भी हायर प्लांट में किसी अन्य पादप के जो जीन्स हैं उनको जोड़ा जा सकता है और उनका एक्सप्रेशन संभव है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो आइए इसके बायोलॉजी के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करें। किसी भी बैक्टीरिया के जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में भी एक तो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके अतिरिक्त ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है, अर्थात प्लाज्मिड पाया जाता है। दिस प्लाज्मिड इज द टीआई प्लाज्मिड। यह देखा गया कि यह बैक्टीरिया इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया किसी भी प्लांट में जब घाव लग जाता है, पर्टिकुलरली इन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो सॉइल के पास में है, तो वहां से यह हायर प्लांट में डाइकोट्स में प्रवेश करता है और उसमें एक स्पॉन्टेनियसली बढ़ती हुई अभिवृद्धि उत्पन्न कर देता है। अर्थात डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में यह हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजी के फलस्वरूप, हाइपरट्रॉफी यानी कोशिकाओं के आकार में अभिवृद्धि और हाइपरप्लेजी अर्थात कोशिकाओं की संख्या में अभिवृद्धि। तो जब किसी पादप की कोशिकाओं की संख्या और उनके आकार में वृद्धि होगी तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमरस ग्रोथ। तो इस प्रकार से यह एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है और यह पाया गया कि यह क्राउन गॉल डिजीज, देखिए क्राउन गॉल जो थे उनके ऊपर क्यों ध्यान गया, इसलिए ध्यान गया कि नॉर्मली जो डिजीज्ड प्लांट पार्ट है उसमें से अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्राउन गॉल में जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थे उनमें से एक्टिव बैक्टीरिया उपस्थित हो यह आवश्यक नहीं था। अर्थात उन सेल्स में से वी कुड नॉट एक्सट्रैक्ट द कॉजल ऑर्गेनिज्म एवरी टाइम। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई
कारक, रोग कारक नहीं है उन कोशिकाओं में, उन ऊतकों में, और फिर भी उनमें अभिवृद्धि हो रही है। अर्थात उस रोग कारक के कारण जो प्लांट का न्यूक्लियस है उसमें परिवर्तन हो रहा है, और उसी के एक्सप्रेशन के फलस्वरूप दिस क्राउन गॉल इट डेवलप्स इन द प्लांट। तो एग्रोबैक्टीरियम की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ, और जब इसके ऊपर स्टडीज की गई तो देखिए क्या समझ में आया। सो दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, अ बैक्टीरियल सेल, अ सॉइल बैक्टीरिया, इसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। यह टीआई प्लाज्मिड में कुछ विशिष्ट रीजन्स होते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें इस टीआई प्लाज्मिड का, तो इसमें ट्रांसफर डीएनए रीजन होता है, यानी वह भाग जो पादप में या हायर प्लांट में ट्रांसफर होता है, दैट इज टी डीएनए रीजन, और टी डीएनए भी कहते हैं इसे। इस टी डीएनए में ऑन्क जीन्स पाए जाते हैं। ऑन्क जीन्स में दो स्पेसिफिक जीन्स इंक्लूडेड हैं। पहला वो जीन जो ऑक्सिन्स का निर्माण करता है, और दूसरा वो जीन जो साइटोकाइनेंस को कोडित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब है कि इस एग्रोबैक्टीरियम की उपस्थिति से पादप कोशिकाओं की आकार और संख्या में अभिवृद्धि क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सिन्स वी नो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, और कोशिका विभाजन के लिए जो उत्तरदायी प्लांट हार्मोन है वो है हमारा साइटोकाइनिन। तो these two genes they basically are responsible क्राउन गॉल के जो सिम्टम है डेवलपमेंट ऑफ क्राउन गॉल उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट रीजन जो इसका है वो है कि इस टी डीएनए के जो दो सिरे हैं, दो छोर हैं, वहां पर 24 बेस पेयर्स की न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स पाई जाती हैं, जिनको लेफ्ट बॉर्डर रिपीट और राइट बॉर्डर रिपीट कहते हैं। ये कंसेंसस सीक्वेंस है, यानी किसी भी एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड में दीज लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स ये समान होते हैं, सेम न्यूक्लियोटाइड्स द्वारा निर्मित होते हैं। इन लेफ्ट और राइट न्यूक्लियोटाइड्स में से भी जो राइट बॉर्डर है उसका कार्य है कि वह इस टी डीएनए के ट्रांसमिशन को बढ़ाता है, उसकी रेट बढ़ाता है कि अधिक से अधिक टी डीएनए बैक्टीरियल कोशिका से हायर प्लांट में ट्रांसफर हो सके, ट्रांसमिट हो सके। अतः इसको ओवरड्राइव रीजन भी कहते हैं या टी डीएनए ट्रांसमिशन एनहांसर रीजन भी कहते हैं, राइट बॉर्डर ऑफ टी डीएनए को। इसके अतिरिक्त इसमें एक विशिष्ट जीन रीजन पाया जाता है विच सिंथेसाइज फॉर अ डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, जिसको कहते हैं ओपाइन। अब देखिए, कोई बैक्टीरिया अगर होस्ट सेल को इन्फेस्ट कर रहा है तो थोड़ा तो उसका स्वार्थ होगा। अब बैक्टीरिया का स्वार्थ ये होता है कि उसको रहने को जगह मिल जाए, जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो रही है, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, उससे अधिक से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं और उसको भोजन मिल जाए। तो दिस ओपाइन बेसिकली ये प्रोड्यूस तो होता है होस्ट सेल में, क्योंकि जो ओपाइन जीन है इसकी जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है कि इसमें कब ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस चीज को निर्धारित करने वाली जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हमारी यूकारियोटिक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है। अतः टीआई डीएनए में
टीआई प्लाज्मिड में उपस्थित होने के बावजूद यह ओपाइन प्रोडक्शन सिर्फ होस्ट सेल में इंटीग्रेट होने के बाद ही होता है। एंड दिस ओपाइन जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनके आधार पे विभिन्न प्रकार के एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन टू द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। इसके अतिरिक्त किसी भी पॉपुलेशन की प्रत्येक एग्रोबैक्टीरियम कोशिका में प्लाज्मिड उपस्थित हो यह आवश्यक नहीं, अर्थात एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की कोशिकाओं में टीआई प्लाज्मिड उपस्थित हो भी सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। तो अगर दो इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच में कॉन्जुगेशन हो जिसमें एक में टीआई प्लाज्मिड है और एक में नहीं है, तो दिस टीआई प्लाज्मिड विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर बैक्टीरियल सेल ऑल्सो। और यह जो हमारा ओपाइन है यह स्टाइम्युलेट करता है, यह एक केमिकल सिग्नल के रूप में बिहेव करता है और यह कॉन्जुगेशन को स्टाइम्युलेट करता है, यानी टीआई प्लाज्मिड एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सके। इसलिए conjugation between two different bacterial cells is made possible by these opines. इसके अलावा जब ये ओपाइन बन रहे हैं, इससे कार्बन और नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है, तो इस ओपाइन का कैटाबॉलिज्म, सिंपल मॉलिक्यूल्स में काटने की प्रक्रिया, उससे के संबंधित जीन्स भी इसी टीआई प्लाज्मिड पर होते हैं। और जब यह ओपाइन कॉन्जुगेशन को एनहांस कर रहा है, तो जो हमारे कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर रीजन्स हैं वो भी टीआई प्लाज्मिड पर ही उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक प्लाज्मिड है एंड वी नो दैट प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी-सी रीजन भी होता है, सो दैट दिस टीआई प्लाज्मिड में रेप्लिकेट इटसेल्फ। और इन सब के अतिरिक्त इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, दैट इज द वायरुलेंस रीजन और द वीआईआर रीजन। यह वीआईआर रीजन वास्तव में it has got 24 virulence genes. इन्हीं जीन्स के कारण यह टीआई प्लाज्मिड होस्ट सेल में, हायर प्लांट में या डाइकॉट प्लांट में प्रवेश भी करता है और उसके न्यूक्लियर जीनोम में इंटीग्रेट भी होता है। तो इसके लिए आवश्यक ये जो 24 जीन्स हैं, ये 8 ओपेरॉन्स के रूप में उपस्थित होते हैं इस वीआईआर रीजन में, और इनका नामकरण वीआईआर ए से वीआईआर एच तक है। ये जीन्स समस्त कार्य करते हैं। जैसे जो वुंड का सिग्नल है, किसी पौधे में हमने कहा था घाव लगने पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस उसमें प्रवेश करता है, तो उसका सिग्नल रिसेप्टर कि किसी पौधे में घाव लगा वो विर ए द्वारा होता है। इसी प्रकार से विर बी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कोडित करता है। इनके क्या कार्य हैं अभी हम आगे करेंगे इस वीडियो में। जो विर जी है वो एक्टिवेट करता है इस विर रीजन के ट्रांसक्रिप्शन को। इसी प्रकार से जो राइट बॉर्डर है उस पर जुड़ने वाला हमारा प्रोटीन है जो कोडित होता है, वो होता है विर सी से, बिकॉज इट इज द ओवरड्राइव बाइंडिंग प्रोटीन। इसी प्रकार से टीडीएनए में लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, इन दोनों पर से कट उत्पन्न करके, क्योंकि होस्ट प्लांट में सिर्फ इतना सा रीजन जाएगा, तो
breaking up the phosphodiester bond from in between, that is endonucleolytic activity. तो वो विर डी द्वारा जो जनरेटेड या बना हुआ प्रोटीन है उसके द्वारा होता है, जो इन स्पेसिफिक लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर को पहचान करके और यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बंध तोड़ते हैं। इसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें प्राप्त होता है, यानी ये जो अंदर वाला है टीडीएनए का स्ट्रैंड, ये तो हमको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में प्राप्त हो जाता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो बन जाता है, सो दैट दिस टीआई प्लाज्मिड इट रिमेन्स इंटैक्ट। जिस कोशिका में था उसमें इसी रूप में रहता है, और जो हमारा अंदर वाला टीडीएनए का भाग कटता है उसका इट मूव्स अहेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की सुरक्षा कवच के रूप में इससे जुड़ जाते हैं विर ई जीन द्वारा जो कोडित प्रोटीन है, दैट इज विर ई प्रोटीन्स। जो न्यूक्लियर टारगेटिंग होती है ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अर्थात होस्ट के न्यूक्लियस में जो पहुंच जाता है वो प्रोडक्ट है विर एफ जीन का, और किस होस्ट में है, होस्ट स्पेसिफिसिटी जो निर्धारित करता है वो विर एच जीन का प्रोडक्ट निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से किस होस्ट में कब प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करना है, और कैसे उसके जीनोम में इंटीग्रेट होना है हमारे इस टीडीएनए रीजन को, यह निर्धारित इस विर रीजन द्वारा होता है, which is organized in the form of 8 operons. तो यह जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है, यह एग्रोबैक्टीरियम की कोशिका से प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर होता है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। पहला पार्ट है कि उसका जो विशिष्ट टीआई प्लाज्मिड है उसकी स्ट्रक्चर संरचना का ज्ञान, और दूसरा है कि किस प्रकार से यह जो टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए है यह बैक्टीरियल कोशिका से निकलकर होस्ट कोशिका के न्यूक्लियस में प्रवेश कर और इंटीग्रेट हो जाता है मेन जीनोम से। तो सर्वप्रथम जो पौधा है उसमें जो घाव वाला वुंडेड पार्ट है वो विशिष्ट प्रकार के केमिकल सिक्रीट करता है, लाइक एसिटोसिरिंजोल, और ये केमिकल्स, ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं जो घाव लगने पर पौधे द्वारा स्रावित होते हैं, ये आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं सॉइल में उपस्थित एग्रोबैक्टीरियम कोशिका द्वारा। लेकिन ये जो एसिटोसिरिंजोन है, ऑल्दो दे आर एंटीमाइक्रोबियल, पर ये इसका प्रभाव एग्रोबैक्टीरियम पर नहीं पड़ता है। रादर एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित स्पेशल प्रोटीन्स जो विर ए और विर जी जीन के प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी कुछ मात्रा इसमें उपस्थित रहती है, उनके द्वारा इस सिग्नल को रिसीव किया जाता है। सिग्नल, दैट इज द केमिकल सिग्नल ऑफ एसिटोसिरिंजोन, और ये जीन्स जो इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन्स, दे आर द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो इसकी कोशिका मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं। ये एसिटोसिरिंजोन को जब डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जो विर ए जी कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट कर देता है विर रीजन को, अर्थात अब हमारे विर ओपेरॉन्स के जीन्स अपना प्रोडक्ट बनाने लगेंगे।
और उन प्रोडक्ट्स के फलस्वरूप जो टीडीएनए है, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं अभी हम बात कर चुके हैं। तो जो टीडीएनए है वो कटता है फ्रॉम द टू बॉर्डर्स, और यह काटने का यह एंडोन्यूक्लियोलिटिक फंक्शन होता है हमारे विर डी, वायरुलेंस डी प्रोटीन का। तो वायरुलेंस D1 और वायरुलेंस D2 ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर को पहचानते हैं, और उसके बाद जो वायरुलेंस D2 प्रोटीन है ये 25 बेस पे रिपीट्स जो होती हैं, कहीं 24 रिपीट्स बेस पे रिपीट होती हैं और कहीं 25 बेस पे रिपीट्स होती हैं। तो इन पर से अंदर वाले स्ट्रैंड पर फॉस्फोडाइस्टर बंध को तोड़ देता है, और इस प्रकार से एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अलग हो जाता है। जो लगा हुआ स्ट्रैंड है इट एक्ट्स एज टेम्पलेट, और इसमें वापस से नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। अब हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें प्राप्त हुआ, इसको सुरक्षा प्रदान करनी है फ्रॉम वेरियस न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम्स। न्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं जो इसके फॉस्फोडाइस्टर बंध को तोड़ सकते हैं, उनसे इनकी रक्षा करने का कार्य होता है आपके विर E2 और विर D2 का। विर E2 जो है दैट इज वायरुलेंस ई जीन द्वारा निर्मित जो प्रोटीन है, वो इस पे एक सुरक्षात्मक कवच बना लेता है, कोटिंग कर लेता है, और इसके कारण यह जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है ये थोड़ा अधिक खिंच जाता है और इसका डायमीटर थोड़ा अधिक कम हो जाता है। इसके 5 प्राइम रीजन पे विर D2 जुड़ जाता है, जिससे इसको पोलैरिटी मिलती है। अब ये इस दिशा में विद दिस विर D2 प्रोटीन जो इसके 5 प्राइम एंड पे अटैच्ड है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, और ये संपूर्ण जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये कोटेड है विर E2 के द्वारा। तो ये जो संरचना बनती है इसको हम टी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और यह जो टी कॉम्प्लेक्स बनता है ये अब सुरक्षित रूप से हमारे बैक्टीरियल कोशिका से निकलकर पादप कोशिका में जा सकता है। पर उसको जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, और यह रास्ता प्रदान करता है हमारा विर बी जीन का प्रोडक्ट दैट इज विर बी प्रोटीन। यह एक कनेक्शन बना लेता है, मेम्ब्रेन कनेक्शन, एक चैनल, जिसमें से हमारा टी कॉम्प्लेक्स एग्रोबैक्टीरियम से निकल करके और हमारे प्लांट सेल में प्रवेश कर जाता है। नाउ इन द नॉर्मल कोर्स जो किसी बैक्टीरिया के फ्लैजिलम का पार्ट होता है, फ्लैजिलिन, वो प्लांट सेल की जो आपका ल्यूसीन रिच रिपीट्स है, दे आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन द प्लांट सेल जिनको हम LRR रिसेप्टर कह रहे हैं। तो जब इन LRR रिसेप्टर्स पे किसी बैक्टीरिया का फ्लैजिला, दैट पर्टिकुलरली द फ्लैजिलिन प्रोटीन ऑफ द फ्लैजिलम, जब इसके संपर्क में आता है तो इट इज अ सिग्नल टू इनिशिएट एक डिफेंस सिस्टम कि बैक्टीरिया आ गया है, कोशिका की रक्षा करनी है। तो इसके फलस्वरूप, इस कॉन्टैक्ट के फलस्वरूप ये जो LRR रिसेप्टर है ये किसी भी पौधे का MKK4/5 सिग्नलिंग पाथवे इनिशिएट कर देता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन वाले वीडियो में हम एक ओवरव्यू कर चुके हैं ऑफ द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कोई पादप को जब सिग्नल मिलता है तो उसके फलस्वरूप पादप कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो बाय दिस MKK4 सिग्नलिंग पाथवे इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा है VIP1 प्रोटीन, और यह जो फॉस्फोराइलेटेड VIP1 है यह
सक्षम है हमारे न्यूक्लियस में अंदर प्रवेश करने के, दैट इज इट इज द थर्ड मैसेंजर। तो व्हेन एक्टिवेटेड दिस VIP1 प्रोटीन ये प्रवेश कर लेता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और वहां जाने के पश्चात दैट इज विद इन द न्यूक्लियस, ये जो प्लांट के न्यूक्लियस में ये जितने पैथोजेनेसिस से रिलेटेड जीन्स हैं जो इस पादप को रक्षा प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अटैकिंग बैक्टीरियम के अगेंस्ट, उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। यानी पादप के जो पैथोजन के से लड़ने की क्षमता है उसको एनहांस कर देता है दिस VIP1 फैक्टर। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम में ये विशेषता है कि यह इस प्रक्रिया को रोक देता है। और ये क्या करता है कि हमारे ये जो विर बी प्रोटीन्स हैं जो TDNA पे जुड़े हुए हमारे विर E2 प्रोटीन्स हैं जो इसको सुरक्षित रख के लाए हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को, इससे जुड़ जाते हैं हमारे एक्टिवेटेड VIP1 प्रोटीन्स। और हमें पता है कि वंस एक्टिवेटेड ये जो VIP1 प्रोटीन्स हैं ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में प्रवेश करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से हमारा TDNA इनकी इस जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी ये जो काबिलियत है, इसका उपयोग करते हुए इट एंटर्स द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। अंदर जो अपना होस्ट सेल है उसमें जो हमारे वायरुलेंट F फैक्टर्स इसी हमारे जो ट्यूब जैसी बनी थी मेम्ब्रेन की कनेक्टिंग लिंक उससे प्रवेश कर जाते हैं इन द प्लांट सेल। और उसके बाद ये बेसिकली जो विर F है वो डिग्रेड कर देता है फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स VIP1 प्रोटीन्स को, जिससे ये जो VIP1 प्रोटीन्स हैं ये डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। अर्थात ये जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है बैक्टीरिया को उसको रोकने का काम भी वायरुलेंस F प्रोटीन ही करते हैं। तो ये इनका वायरुलेंस F प्रोटीन के द्वारा इनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो रुक गया, उसकी जगह इन एक्टिवेटेड VIP1 प्रोटीन्स का उपयोग कर लिया गया हमारे एग्रोबैक्टीरियम के TDNA द्वारा और वह साइटोप्लाज्म से प्रवेश कर गया न्यूक्लियस में। और जो विर F प्रोटीन है इसका दूसरा काम है कि ये अब हमारे जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है उस पर से विर E2 VIP1 और बाकी के जो भी प्रोटीन्स हैं उनको भी अलग कर देता है, और हमारा जो TDNA है वह इंसर्ट हो जाता है विद इन द होस्ट जीनोम। कैसे होता है वह अभी रिसर्च जारी है, पर हाँ दिस इज हाउ अ पार्ट ऑफ our TI प्लाज्मिड दैट इज TDNA यहां से निकल करके फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल प्रवेश कर लेता है प्लांट सेल में और प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, जहां पर यह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ऑक्सिन्स बनाता है, साइटोकाइनेंस बनाता है, ऑक्जीन्स हैं इसमें TDNA में, और ओपाइंस का निर्माण करता है। तो हमारे बैक्टीरियल सेल्स के रहने खाने की व्यवस्था अब हमारा ये होस्ट सेल करता है, बिकॉज this gene it has been engineered within the genome of the plant cell। इसलिए हम एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कह रहे हैं। और इसी
सिस्टम का, यानी दिस बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, इसका उपयोग किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन ट्रांसफर के लिए। इस टीआई प्लाज्मिड के उपयोग से वाहक प्लाज्मिड्स बनाए गए हैं, यानी वेक्टर प्लाज्मिड्स बनाए गए हैं, टीआई प्लाज्मिड्स, जिनकी सहायता से हम अपने वांछित जीनों को हायर प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां वह स्वयं को एक्सप्रेस कर सकें। इसके बारे में हम अन्य वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।